तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, दिल्ली में रोहिणी कोर्ट में फायरिंग का मामला पेश आया है। रोहिणी कोर्ट के 207 नंबर के रूम में समात के दौरान गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी हरीफ की फायरिंग में हलाक हुआ है। गोगी के अलावा दीगर 3 अफराद हलाक हुए हैं। पूरा मामला क्या था, मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद, जो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। शंकर आनंद, पूरा क्या मामला था, क्या किन वजूहात की वजह से ये पूरा वाकया पेश आया? दिल्ली पुलिस अगर बात करें तो जिस तरह से बकायदा दिल्ली पुलिस अभी फिलहाल मौके पे पहुंची है। हालांकि अगर बात करें किस तरह से ये पूरा मामला सामने को देखने को मिला है, तो गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को आज कोर्ट में पेश किया गया था, रोहिणी कोर्ट में। और पेशी के दौरान जब बकायदा रूम नंबर 207 में लेके जा रहे थे, उसी वक्त में वहां पे फायरिंग हुई। और फायरिंग करने के बाद उसके बाद वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें कि जितेंद्र गोगी की मौत मौके पे ही हो गई। इसके साथ ही 3 और भी जो गुर्गे थे, उसकी भी मौत वहां पे मौके पे हुई। मौके पे जो पुलिस की टीम पहुंची, खास तौर पर क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल की टीम जो वो मौके पे पहुंची, और उस पूरे एरिया को घेर दिया गया है। वहां पर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से वहां पर गैंगवार देखने को मिला है, तो कहीं न कहीं इस मामले पर अब पुलिस की टीम ये तफ्तीश करने में जुटी है कि आखिर वो कौन लोग थे, वो कौन सा गैंग था जिसने इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। हालांकि अगर बात करें गोगी की बात करें, तो गोगी के कई दूसरे गैंग जो हैं, उसके साथ में अक्सर उनकी तानातानी होती थी। और जिस वक्त में पिछले कुछ समय पहले जब काला जठेरी की जब गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त में भी ये मसला सामने आ रहा था कि गैंगवार हो सकता है और जेल के अंदर भी गैंगवार हो सकता है। लेकिन ये गैंगवार जेल के अंदर नहीं हुआ, बल्कि जब कोर्ट में पेशी के दौरान में जितेंद्र गोगी को लाया गया, उस वक्त में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। बड़ा सवाल उठता है कि जब कोर्ट रूम में हियरिंग हो रही है, तो ऐसे में जो पिस्तौल वगैरह है जिनसे फायरिंग की गई है, वो किस तरीके से अंदर आए? निश्चित तौर पे देखिए, ये तफ्तीश का मसला है और इस मसले पर फिलहाल अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं इतना स्पष्ट है, साफ है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में चूक रही है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में किस तरह से चूक रही, किस तरह से ये हथियार कोर्ट परिसर में पहुंचे और किस तरह से वहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया, उसके बाद वहां से जो आरोपी है वो वहां से फरार भी हो जाता है। तो इस मामले की विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। तो अभी फिलहाल मौके पे तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं और तमाम जो आसपास के सीसीटीवी और इसके साथ ही तमाम जो एक कहा जा सकता है इंटेलिजेंस के तमाम जो चाहे वो सर्विलांस की बात करें या ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करें, उसके माध्यम से बकायदा ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से वो अपराधी पहुंचे थे, वो गुर्गे पहुंचे थे और इस इनकाउंटर को वहां पर बकायदा इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जिस तरीके से आपने कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से चूक हुई है, तो ऐसे में वहां पर पुलिस भी मौजूद होगी। क्या पुलिस की तरफ से रिएक्शन नहीं दिया गया? और जो इतना बड़ा मामला पेश आया, 4 लोग इसमें हलाक हुए हैं। देखिए, अभी पुलिस के द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन किया ही जा रहा है। पुलिस के द्वारा भी कुछ भी औपचारिक तौर पे नहीं बताया जा रहा है कि किस तरह से ये सारी चीजें हुई, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन का मसला है। इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट स्टार्ट नहीं होता है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना स्पष्ट था कि इस मामले में पहले से लगातार इनपुट्स मिल रहे थे कि जितेंद्र, चाहे बात करें तिहाड़ जेल की बात करें या रोहिणी जेल की बात करें, इतना स्पष्ट था कि पिछले 2 महीने से लगातार ऐसे इनपुट्स आ रहे थे कि गैंगवार की संभावना है राजधानी दिल्ली में। और गैंगवार किसके बीच में होगा, ये इस मामले में स्पष्ट नहीं था। चाहे बात करें इससे पहले जिस तरह से गोगी के साथ जो है कभी माना जाना कुलदीप मान उर्फ फज्जा की बात करें, वो जिस तरह से पुलिस के कस्टडी से फरार हुआ, फिर बाद में हालांकि वो मारा गया। और जिस तरह से इस मामले में गोगी के और टिल्लू ताजपुरिया जो गैंग है, जो साल 2010 में काफी बड़ा एक कहा जाता था गैंग, तो उसके साथ में किस तरह से बकायदा चल रहा था। और बात करें नीरज बवानिया की बात करें, तो किस तरह तमाम जो मसले हैं, अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि वो कौन सा गैंग है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बिल्कुल कार्रवाई तो की जाएगी। ऐसे में चलिए, तो बड़ा मामला ये पेश आया है। कोर्ट रूम में फायरिंग के दौरान 4 लोगों की हलाकत हुई है, जिसमें गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी भी शामिल है। आगे बढ़ेंगे। यूपी में बीजेपी, निषाद पार्टी और अपना दल एक साथ मुत्तहिद इंतखाबात लड़ेंगी। आज लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में मुनक्किदा प्रोग्राम में इत्तेहाद का ऐलान किया गया है। फिलहाल तीनों पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर हैं। तीनों पार्टियों में मुफाहमत होने पर इंतखाबात साथ लड़े जाएंगे। यूपी बीजेपी के चुनाव इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान, रियासती बीजेपी पार्टी इंचार्ज राधा मोहन सिंह, रियासती बीजेपी सदर
स्वतंत्र देव सिंह और निषाद पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर संजय निषाद एक साथ नजर आए। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आइंदा होने वाले इंतखाबात में सीएम योगी ही हमारा चेहरा होंगे। योगी की सरबराही में ही इंतखाबात लड़े जाएंगे। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसकी भी एक औपचारिक घोषणा आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के ऊपर प्रदेश की जनता की अटूट भरोसा है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु आवेदनाथ को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है और कहा कि मुल्क में रियासत उत्तर प्रदेश के ताल्लुक से लोगों की सोच बदली है। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को दुनिया रश्क की निगाह से देखती है। सीएम योगी ने इस प्रोग्राम में आयुर्वेद की अहमियत पर भी रोशनी डाली। हम सबका दायित्व बनता है अपने मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी भव्यता और दिव्यता को बनाए रखने के लिए, उनके वैदिक, उनके पौराणिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए ये केवल सरकार के भरोसे नहीं होता है। समाज को अगुवाई करनी पड़ेगी, संतों को नेतृत्व देना पड़ेगा, आगे बढ़कर के कार्य करना पड़ेगा। आज भारतीय संस्कृति का डंका दुनिया में बज रहा है इसलिए क्योंकि भारत की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में एक यशस्वी नेतृत्व भारत को दिया है। और आज यही कारण है कि दुनिया के अंदर कुंभ को मान्यता यूनेस्को के द्वारा दी जाती है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता मिलती है। कुंभ तो हजारों वर्षों से था, दुनिया ने मान्यता नहीं दी। कुंभ के बारे में क्या कहते थे लोग? जहां असुरक्षा हो, गंदगी हो, भगदड़ हो, अव्यवस्था हो, वह कुंभ है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली। इससे पहले होता क्या था? उत्तर प्रदेश के अंदर कई शहर ऐसे थे जहां के बारे में लोगों के मन में धारणा थी कि इन लोगों को अगर हम अपने यहां धर्मशाला में या होटल में कमरा दे देंगे तो कहीं हम पर आतंकवादियों को प्रश्रय देने का आरोप न लग जाए, इसलिए लोग उत्तर प्रदेश का नाम सुन करके नहीं देते थे, कतराते थे, नहीं भैया नहीं देना है। लेकिन आज तो नहीं है। आज तो हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि उत्तर प्रदेश का हर वासी प्रभु राम का प्रतिनिधि है, उनका बानर है, उनका भालू है, और वह आएगा तो हमें। मुल्क में जात पर मबनी मरदूमशुमारी के हवाले से मरकजी हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ वाज़े किया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मरदूमशुमारी में ओबीसी जातों की गिनती एक तवील और मुश्किल काम है। ऐसी सूरत हाल में 2021 की मरदूमशुमारी में जातों की गिनती नहीं की जा सकेगी। हुकूमत का ये मौक़िफ़ उन तमाम सियासी जमातों तंजीमों के लिए एक धक्का है जो जात की मरदूमशुमारी का मुतालबा कर रही थीं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर तेजस्वी यादव इन रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात करके मुल्क में जात पर मबनी मरदूमशुमारी का मुतालबा किया था। एक बात तो स्पष्ट तौर पे है, हठ धर्मिता और अहंकार की पराकाष्ठा हो चुकी है। ये क्या खैरात मांग रहे थे क्या? अगर देश में हर किसी की जातिगत जनगणना की बात लोग उठा रहे हैं सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, तो उसका मकसद क्या है? क्या सरकार को ये जानना नहीं चाहिए कि उनकी नीति कैसे निर्धारित होती है? मिट्टी कौन ढो रहा है, गिट्टी कौन ढो रहा है, ठेला कौन चला रहा है, शहरों में न्यूनतम मजदूरी पे कौन काम कर रहा है? इस आवाज के वेग को ये नहीं समझ पा रहे हैं। मैं सीधे तौर पे कहूं कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने इस मामले को उठाया, पूरा बिहार विधानमंडल भाजपा समेत क्यों उनके पीछे आके खड़ा हो गया। कल सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना को लेकर के जो सरकारी पक्ष रखा गया है वो निराशाजनक है, हमें व्यथित करने वाला है और सामाजिक न्याय और समानता का जो आंदोलन है उसको कमज़ोर करने वाला है। देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इंक्लूडिंग भाजपा का एक अच्छा खासा तबका जिसने संसद के अंदर, संसद से बाहर
जातिगत जनगणना का समर्थन ना किया हो। डायरेक्टर जनरल ऑफ पॉपुलेशन एंड सेंसस ने खुद स्वीकार किया है कि इसके समुचित आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाए जाने के बाद से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सुनील जाखड़ को लगातार कांग्रेस मनाने की कोशिश में जुटी हुई है। अब कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने सुनील जाखड़ से मुलाकात की है। जराये के मुताबिक जाखड़ को पंजाब कांग्रेस में अहम जिम्मेदारी देने का मंसूबा है। वाज़ेह रहे, चिरंजीत सिंह चन्नी को वज़ीर आला बनाए जाने से कबल सीएम के ओहदे के लिए सुनील जाखड़ का नाम भी सुर्खियों में था। के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की और राहुल गांधी के निवास स्थान पर आप देख सकते हैं कि मैं मौजूद हूं। सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और आपको बता दूं कि जब सीएम का नाम चल रहा था कि सीएम कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो सुनील जाखड़ उन तमाम नामों में से सबसे आगे थे जिनका कयास लगाया जा रहा था कि वो आने वाले समय में पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपको बता दूं कि कल देर रात राहुल गांधी के निवास स्थान पर मैराथन बैठक चली है। इस बैठक में राहुल गांधी मौजूद थे, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद थे और वहीं बात करें तो पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत और जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल भी रात को बैठक में मौजूद थे। तमाम चिंतन मंथन के बाद आने वाले कैबिनेट। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक सीएम दिग्विजय सिंह के जरिए मुसलमानों की शरह पैदाइश हिंदुओं से कम बताने पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। सीनियर बीजेपी लीडर व साबिक प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर सख्त तनकीद करते हुए उन्हें मुस्लिम परस्त और हिंदू मुखालिफ बताया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह चाचा जान मुस्लिम परस्ती में इस हद तक अंधे हो गए हैं कि उन्हें 4 बीवी और 40 बच्चे नजर नहीं आते हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर सैयद साजिद अली एडवोकेट ने दिग्विजय सिंह के बयान का दिफा करते हुए रामेश्वर शर्मा के बयान को समाज में इंतशार पैदा करने से ताबीर किया है। मजीद बातचीत करेंगे इस मामले में हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भोपाल से जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, दिग्विजय सिंह हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और अब ऐसा बयान आया है कि जिसकी वजह से सुर्खियों में आना तय था और बीजेपी कहीं ना कहीं बौखलाहट का शिकार लग रही है। देखिए, इसकी वजह यह है कि दोनों पार्टियां जो है एक सॉफ्ट हिंदुत्व और एक हार्ड हिंदुत्व की तरफ राजनीति कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों से पूरी सियासत का महवर यही सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व है और दोनों पार्टियां इसीलिए इस मुद्दे को जो है उठाना चाहती हैं ताकि आने वाले दिनों में जो यहाँ पे असेंबली के दिन इंतखाबात हैं या बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात जो होने वाले हैं उनको दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से कैश करना चाहती हैं। दिग्विजय सिंह ने जो बात दी है, जो उन्होंने हवाले दिए हैं, अगर उसकी बात देखें तो आप देखिए 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त जो है हिंदुस्तान की जो आबादी थी उस आबादी में मुस्लिम आबादी का तनासुब कितना था और इस वक्त की अगर हिंदुस्तान की अगर आप देखें तो 1 अरब 35 करोड़ की जो आबादी है उसमें मुसलमानों की आबादी जो है आज भी 17 करोड़ के ऊपर नहीं पहुंची है। तो उसमें दिग्विजय सिंह ने जो हवाला दिया है कि मुस्लिम आबादी उसमें बढ़ नहीं रही है, हिंदू आबादी का तनासुब यह है, उसको लेकर जो सियासत हो रही है और उस पर अब तो दिग्विजय चचा जान कहकर जो है क्या कहा जा रहा है ताकि हिंदू वोट को पोलराइज किया जा सके और मुसलमान वोट भी अपने तरीके से जो है मैनेज किया जा सके। तो पूरी सियासत वोटों को मैनेज करने की है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सहबा, ये तो लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह की सियासत देखी जाती रही है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।
नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और क्रिप्टो करेंसी ज़ेपे पर और नेटवर्क 18 की स्पेशल सीरीज क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। इस सीरीज के जरिए हम आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के सबसे लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात एक ऐसी क्रिप्टो की जिसने पिछले हफ्ते तहलका मचा दिया। शिबा INU कॉइन, एक मेमे बेस्ड क्रिप्टो करेंसी टोकन जो कॉइनबेस के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के साथ रॉकेट जैसा चल पड़ा। कॉइनबेस पर आते ही शिबा INU की वैल्यू में 35% का उछाल दिखा। यूजर्स coinbase.com और कॉइनबेस के मोबाइल ऐप पर शिबा INU कॉइन ट्रेड कर सकते हैं। अब डिबेट इस बात की है कि ये तेजी कॉइनबेस पर बढ़ती डिमांड का असर था या फिर एलन मस्क के ट्वीट का जादू। वैसे इस बार मस्क ने शिबा INU कॉइन पर कुछ नहीं लिखा, उन्होंने तो बस अपने नए पपी फ्लोकी की तस्वीर ट्वीट की थी और कहा फ्लोकी हैज अराइव्ड। उसके बाद क्या था, शिबा INU कॉइन की ट्रेंडिंग वॉल्यूम 1101% की बढ़ोतरी दिखी और प्राइस 40% भाग गया। आपने सही पकड़ा, इसमें कोई रैशनली नहीं है, बस इत्तेफाक से फ्लोकी की ब्रीड शिबा INU है। हैकरों द्वारा अपने क्रिप्टो वॉलेट को खाली करने से कॉइनबेस कस्टमर नाराज कॉइनबेस अकाउंट को हैक कर दिया गया और फिर डार्क वेब पर $100 और $150 के बीच इसे बेच दिया गया। कॉइनबेस दुनिया में सबसे बड़े और सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त डिजिटल एसेट एक्सचेंज में से एक है और कंपनी नेस्डैक पर लिस्टेड है। CNBC के अनुसार कई कस्टमर कॉइनबेस से उतने ही नाराज हैं जितने वो इस अटैक से हैं। कॉइनबेस का कस्टमर सर्विस कम्युनिकेशन मुख्य रूप से ईमेल के जरिए से होता है। कई कस्टमर्स का कहना है कि वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम में अब पेपल पर बिटकॉइन ट्रेडिंग सर्विस पूरी तरह से अवेलेबल है। इस ग्लोबल पेमेंट दिग्गज ने पिछले महीने इस सर्विस को शुरू किया था और अब यूके के सभी कस्टमर अपने पेपल अकाउंट के जरिए क्रिप्टो करेंसी को बाय, होल्ड और सेल कर सकते हैं। पेपल के कस्टमर फिलहाल 4 मेजर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन यानी BTC, इथेरियम यानी ETH और लिटकॉइन यानी LTC और बिटकॉइन कैश यानी BCH को ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो के ट्रेड करने के लिए सिर्फ उन्हीं कस्टमर को इजाजत है जिनकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली गई है। US के बाद यूके दूसरा देश है जहां पेपल क्रिप्टो सेवा दे रहा है। बिटकॉइन के क्रिएटर सतोशी नाकामोटो के सम्मान में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के ग्राफिसॉफ्ट पार्क में एक ब्रॉन्ज स्टैचू का अनावरण हुआ। सतोशी नाकामोटो की उम्र, जेंडर, हाइट, वेट कोई नहीं जानता, तो उनकी अनजान छवि की प्रतिमा बनाना काफी मुश्किल रहा। इसलिए स्कल्पटर गैरगिली रेका और तैमस गिली ने VR ऑल सतोशी की आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए मिरर्ड फेस डिजाइन के आधार पर इसे बनाया है, ताकि आप जब स्टैचू को देखें तो आपको ये ध्यान में रहे कि आप भी बिटकॉइन में एक अहम भूमिका निभाते हैं जितने दूसरे लोग और सतोशी ने निभाई। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशाल सारस्वत। विशाल जी, आप ये बताइए कि शिबा INU को डोजी कॉइन किलर क्यों कहते हैं? डॉजकॉइन और शिबा इनू दोनों व्हाट वी कॉल जोक करेंसीज हैं, मीम करेंसीज हैं, मीम कॉइन बोल सकते हैं। तो ये डॉजकॉइन जब शुरू हुआ था तो डॉजकॉइन खुद एक जोक के हिसाब से शुरू हुआ जो बहुत वायरल हो गया और इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, डॉजकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी। पर अब क्योंकि वो जोक वायरल हो गया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, लोग डॉजकॉइन के बारे में जानने लगे, लोग मीम करेंसीज के बारे में जानने लगे, मीम कॉइन्स के बारे में जानने लगे। एंड इस डॉजकॉइन की पॉपुलैरिटी को शिबा इनू ने कैप्चर किया। डॉजकॉइन का जो मैस्कट है वो एक कुत्ता है जो जापान के शिबा इनू कुत्ते जो ब्रीड होती है उसका पिक्चर है। इसका जो निकनेम हम बता रहे हैं डॉजकॉइन किलर, ये इसके प्रोमोटर लोगों ने इसको कहना शुरू किया, ये नहीं कि ये लोगों ने कहना शुरू किया है, इसका मार्केटिंग कैंपेन ही शुरू हुआ कि इट्स अ डॉजकॉइन किलर। पर राइट अभी तक तो शिबा इनू ने डॉजकॉइन को कहीं से भी क्रॉस नहीं किया है, कहीं से भी किल नहीं किया है, बट अब उन दोनों की ही वैल्यू ऑलमोस्ट हाफ हो भी गई है फिर से, एंड दे आर स्ट्रगलिंग and they can become a complete zero at some point. क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेपे and News 18 Network present
क्रिप्टो की समझ।